तो हेलो एवरीवन, मैं हूं आपकी दोस्त, आपकी मेंटोर और आपकी एजुकेटर CS मेहंदी तोशनेवाल। एंड टुडे आई एम गोइंग टू शेयर द एग्जाम एनालिसिस ऑफ योर SBIL पेपर। ये जो पेपर था इट वॉज इन द कैटेगरी ऑफ मॉडरेट टू ईजी, जैसा कि मैंने बच्चों से पूछा है बेस्ड अपॉन देयर व्यूज़ एंड मैंने भी पेपर देखा है। तो कोई बच्चा जो अच्छे से पढ़ कर गया होगा, देर आर हाई चांसेस कि वो एग्जामिशन स्कोर कर सकते हैं और यहाँ पर पेपर में पास हो सकते हैं। टुडे इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू सी कि इस क्वेश्चन से रिलेटेड क्या प्रोविज़न आपको लिखना चाहिए था, क्या रिलेटेड आंसर्स आपको यहाँ पर लिखना चाहिए था। सो लेट अस स्टार्ट विथ आर पार्ट नंबर 1। सो पार्ट 1 की बात करूँ, क्वेश्चन नंबर 1 बहुत बड़ा था। सो व्हाट इज़ द राइट ट्रिक? आपको स्टार्ट करना है डायरेक्टली क्वेश्चन से। आपको केस लॉ नहीं पढ़ना है, केस लॉ पढ़ के चक्कर आने लग जाएंगे क्योंकि इतना बड़ा है। सो यू हैव टू स्टार्ट विद द क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, व्हाट इज़ द एडवाइस ऑफ M2XYZ? क्या एडवाइस देने वाले हो? उनको आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन को ऑल्टर करना है प्राइवेट लिमिटेड के ओनली विद द अप्रूवल ऑफ ऑल द शेयर होल्डर्स। सो बेसिकली आपको यहाँ पर बताना था कि आर्टिकल्स कैसे ऑल्टर हो सकते हैं। अच्छा, आर्टिकल्स ऑल्टर करना है, स्पेशल रिजोल्यूशन चाहिए होता है, लेकिन अगर एंट्रेंचमेंट वाला प्रोविज़न एंटर करना है और ये प्राइवेट कंपनी है तो आपको क्या करना होता है, यहाँ पे सारे के सारे शेयर होल्डर्स का परमिशन यहाँ पर चाहिए होगा, राइट। अच्छा, नेक्स्ट आपको बहुत ही सिंपली सा डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड के लिए कैसे अप्लाई करना है, क्या प्रोसीजर है इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड के लिए अप्लाई करने का। सबसे पहले आपको इंट्रो देना है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड कितने डिजिट का होता है, DGFT से मिलता है। कोई भी पर्सन जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना चाहता है इट इज़ मैंडेटरी, और आपको पूरा प्रोसेस यहाँ पर बताना था, ठीक है। तो ईजिली मैनेजेबल वाली चीज़ थी हमारे पास ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मैं जाऊं तो यहाँ पर सीधा सा पूछा गया है फॉरेन कोलैबोरेशन के ऑब्जेक्टिव्स क्या है। अ वेरी डायरेक्ट क्वेश्चंस ऑफ फॉरेन कोलैबोरेशन, 3 मार्क का क्वेश्चन है। आप यहाँ पर 4 to 5 पॉइंट्स लिख सकते थे। नेक्स्ट है पोस्ट कन्वर्जन रिक्वायरमेंट क्या होगा अगर XYZ अप्लायंसेस लिमिटेड से अगर वो कन्वर्ट होती है फ्रॉम अ प्राइवेट कंपनी टू पब्लिक कंपनी। बहुत सिंपल है यहाँ पर कि अगर कोई भी प्राइवेट कंपनी पब्लिक में कन्वर्ट हो रही है तो बाद में क्या चीज़ों का ध्यान रखना है। प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 डायरेक्टर्स होते हैं, लेकिन क्योंकि ये पब्लिक कंपनी है तो आप यहाँ पे डायरेक्टर्स वाला पॉइंट लिख सकते थे बहुत ही ईजीली। आप यहाँ पर मेंबर्स वाला पॉइंट लिख कर आ सकते थे, क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है। आपका नेम चेंज होना चाहिए। ये कुछ चीज़ें हैं जो पोस्ट कन्वर्जन आपको ध्यान रखना है इन द केस ऑफ अ पब्लिक कंपनी। जो लिमिटेशन, प्रोहिबिशन, रेस्ट्रिक्शंस थे वो भी रिमूव यहाँ पर हो जाएंगे। नेक्स्ट है हमारा ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के बारे में बताना है आपको केस लॉ पढ़ के कि जेड का जो व्यू था वो करेक्ट था या फिर करेक्ट नहीं था। सो दिस वाज ऑल अबाउट हमारा क्वेश्चन नंबर 1। आगे बढ़ते हैं। सी क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट डायरेक्टली बोलता है, मैंने आपको वार्म अप सेशन में भी समझाया था, जब भी केस लॉ होगा यू हैव टू स्टार्ट द आंसर इन द रिवर्स ऑर्डर। यू हैव टू सी द क्वेश्चन इन द रिवर्स ऑर्डर कि रिवर्स क्या पूछा गया है। तो डायरेक्टली पूछा गया है लीगल और प्रोसीजरल स्टेप्स बताओ, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी कैसे रजिस्टर होगा। मीन्स दे आर डायरेक्टली आस्किंग यू रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस बताओ मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी का, और वो भी सिर्फ 3 मार्क्स के लिए। तो अगर आप ये नहीं भी पढ़ोगे ना तो भी हमें चलेगा, राइट। अच्छा, नेक्स्ट क्या है आपके पास। नेक्स्ट यहाँ पर बात करी गई है असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी से रिलेटेड कि ARC जो होता है किस तरह से कंट्रीब्यूट करेगा बैंक के फाइनेंशियल हेल्थ में। कहने से डायरेक्टली बोला गया है यू हैव टू टेल द बेनिफिट्स ऑफ ARC। आप यहाँ पर डायरेक्ट आंसर स्टार्ट करते थे विद द बेनिफिट्स ऑफ ARC कि ARC के क्या क्या बेनिफिट्स यहाँ पर होंगे। ऑब्वियसली बैंक के जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स होते हैं उसकी बहुत ही ईजिली रिकवरी हो जाती है, बैंक की बैलेंस शीट क्लीन रहती है, हम यहाँ पर हाइव ऑफ कर देते हैं एसेट्स को। अच्छा, नेक्स्ट LLP से रिलेटेड क्वेश्चन आया था जहाँ पर आपको पूछा गया है प्रोटेक्शन क्या प्रिया को मिलेगी फॉर रिपोर्टिंग मिसकंडक्ट अंडर सेक्शन 31 सबसेक्शन 1 ऑफ LLP एक्ट 2008। डायरेक्टली ये क्वेश्चन किसका आया था, विसल ब्लोइंग का आया था। सो अगर आपने वार्म अप सेशन कल का देखा था, आई हैव मार्क दिस टॉपिक इंपॉर्टेंट कि विसल ब्लोइंग में से आ सकता है। डायरेक्टली आपको बताना था किस तरीके से विसल ब्लोइंग होती है, विच मीन्स अगर किसी पर्सन के साथ गलत हो रहा है तो वो डायरेक्टली अपनी ग्रीवेंसेस लेकर जा सकता है, विसल को ब्लो कर सकता है, और उसको क्या प्रोटेक्शन मिलेगी जिस पर्सन ने कंप्लेन की है। नेक्स्ट हमारा माइक्रो एंटरप्राइज से रिलेटेड है, आपको MSME का रोल बताना है इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। क्या रोल होता है हमारी माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस का। कहने से बेसिकली आपको रोल
और बेनिफिट्स की बात यहाँ पर करनी थी। आपको 3 to 4 पॉइंट्स लिख कर आने थे बिकॉज हमारा 3 मार्क का ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट आपसे बोला गया है अगर आपको एडिशनल ब्रांच सेटअप करनी है इंडिया के अंदर, फॉरेन कंपनीज को इंडिया के अंदर ब्रांच ऑफिस सेटअप करना है तो क्या स्टेप्स होने चाहिए। वो पोलो याद आया, ब्रांच ऑफिस, प्रोजेक्ट ऑफिस एंड लाइसेंस ऑफिस। यहाँ पर आपको स्टेप्स बताना है, कौन कौन सी एक्टिविटीज़ कर सकते हो, ब्रांच ऑफिस हो अगर आप तो कौन कौन सी परमिसिबल एक्टिविटीज़ आप यहाँ पर कर सकते हो, आपका नेटवर्थ कितना होना चाहिए, प्रॉफिट कितना होना चाहिए, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर लिखनी थी। राइट, आगे बढ़ते हैं। सो अभी तक आई एम फाइंडिंग दिस पेपर वेरी इजी अगर आपने एक बार इसको पढ़ लिया है तो। अगैन यहाँ पर नेम क्लॉज से रिलेटेड पूछा। अनिल को एक कंपनी इनकॉर्पोरेट करनी थी नेशनल इलेक्ट्रिसिटी कॉर्पोरेशन लिमिटेड के नाम से। एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई बिकॉज द नेम इज आइडेंटिकल टू द नेम ऑफ एन एग्जिस्टिंग कंपनी, मतलब सिमिलर नाम है इसलिए एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई है यहाँ पर। अनिल ने ऑब्जेक्ट किया इस रिजेक्शन को, आपको बताना है क्या अनिल का जो ऑब्जेक्शन है वो वैलिड है या फिर वैलिड नहीं है। नाम क्या है जो आपने अप्लाई किया, नेशनल इलेक्ट्रिसिटी कॉर्पोरेशन लिमिटेड, किससे रिलेटेड था, राष्ट्रीय विद्युत निगम लिमिटेड से। ऑब्वियसली आइडेंटिकल है, सिमिलर है, एक हिंदी में एक इंग्लिश में है तो ये एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकती है। यू हैव टू हियर एक्सप्लेन अबाउट द नेम क्लॉज। और अनिल का जो ऑब्जेक्शन है वो कैसा है, वो यहाँ पर इनवैलिड है, अनिल का ऑब्जेक्शन वैलिड नहीं है। आरओसी के पास पूरी अथॉरिटी, वो इस एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर सकती है। ठीक है, नेक्स्ट आपको क्या बताना है, ग्रीन फ्यूचर ट्रस्ट ऑपरेट कर रही है, फोकस कर रही है ऑन अ चैरिटेबल पर्पस। अकॉर्डिंग टू इंडियन ट्रस्ट एक्ट आपको बताना है व्हाट आर द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द ग्रीन फ्यूचर ट्रस्ट। बेसिकली ट्रस्ट के बारे में, ट्रस्ट के पॉइंट्स बताने। देखो यहाँ पर है ना, कुछ डायरेक्टली नहीं बोला, कॉन्स्टिट्यूएंट बताया गया है। सो व्हाट यू हैव टू डू इज आपको ट्रस्ट की डेफिनेशन बतानी है और ट्रस्ट के बारे में जितने भी एडवांटेजेस है, ट्रस्ट के फीचर्स है, वो यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करने थे। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट पे जाते हैं। सो बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चंस आप देखने को मिलेंगे। ऊपर वो दिखाते ज़रूर है कि केस लॉ फॉर्म में है, बट इफ़ यू सी ये ऊपर केस लॉ है और नीचे डायरेक्ट आंसर्स यहाँ पर पूछे गए हैं। क्या क्या रेस्ट्रिक्शंस इम्पोज कर रखे आरबीआई ने ऑन चिट फंड कंपनीज लाइक चिट फंड कंपनी, चित्रा चिट फंड कंपनी। तो हमने ये लास्ट टॉपिक पढ़ा था जहाँ पर एक तरफ तो आरबीआई मना करता है कि हम चिट फंड कंपनीज को रेगुलेट नहीं करेंगे, बट आरबीआई पूरी रेस्ट्रिक्शंस लगाता है। सो सिंपली आपको यहाँ पर रेस्ट्रिक्शंस बतानी थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं हम लोग। क्या पूछ रहा है ये क्वेश्चन, आपको जीएसटी के बारे में यहाँ पर बताना है। सेक्शन 24 के क्या इम्प्लीकेशंस है क्विक टैक्स सेक्शंस के लिए इन टर्म्स ऑफ कंपलसरी जीएसटी रजिस्ट्रेशन। ये मैंने आपको कल के वार्म अप सेशन में बताया था। कंपलसरी जीएसटी रजिस्ट्रेशन किस किस को लेना पड़ता है, आपको बस वो आइडेंटिफाई करना था। उसके अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन में क्या कंपलसरी जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा या नहीं लेना पड़ेगा। अगेन अ 3 मार्क क्वेश्चन, वेरी इजी। अच्छा नेक्स्ट यहाँ पर बोला गया है ब्राइट फ्यूचर फाउंडेशन को अप्लाई करना है सेक्शन 8 कंपनी लाइसेंस के लिए, लेकिन वो कमर्शियल एक्टिविटीज़ में यहाँ पर एंगेज है, जैसे कि वो ऑफर करती है पेड ऑनलाइन कोर्सेज टू फंड इट्स चैरिटेबल एक्टिविटीज़। हाउ वुड दीज कमर्शियल एक्टिविटीज़ अलाइन विद द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर ए सेक्शन 8 कंपनी विच फोकसेस ऑन प्रमोटिंग चैरिटेबल ऑब्जेक्टिव्स ओवर प्रॉफिट मेकिंग वेंचर्स। तो ये जो क्वेश्चन था ना, ये था आपका एप्लीकेबिलिटी बेस्ड क्वेश्चन, जिसको हम बोलते हैं आपको वहाँ पर ही एग्जाम हॉल में ही आपका माइंड देखा जाता है। यहाँ पर एग्जामिनर चेक करता है कि ऑन द स्पॉट आपका दिमाग कितना लगता है। ये आंसर डिफर कर सकता है बच्चे टू बच्चे में। बेसिकली एक फाउंडेशन को सेक्शन 8 कंपनी का लाइसेंस चाहिए था, लेकिन वो कमर्शियल एक्टिविटीज़ में यहाँ पर एंगेज थी, जैसे कि वो ऑनलाइन कोर्सेज बच्चों को पे कर रही थी सो दैट उसका जो चैरिटेबल एक्टिविटीज़ है उसको यहाँ पर फंडिंग मिल जाएगी। अभी आपको बताना है ये जो कमर्शियल एक्टिविटीज़ है क्या ये अलाइन है, क्या सेक्शन 8 कंपनी ऐसा कर सकती है क्या यहाँ पर। एंड देन जो फोकस करेगी प्रमोटेबल चैरिटेबल एक्टिविटीज़, तो सीधी सी बात है आप ऐसा कर सकते हो, लेकिन जो भी पैसा आ रहा है ऑनलाइन कोर्स से आपको ये वापस से उसी के ऑब्जेक्ट को प्रमोट करने में लगाना है। यू कैन नॉट डिस्ट्रीब्यूट दिस प्रॉफिट एज अ डिविडेंड टू इट्स मेंबर्स। आप इस तरह से यहाँ पर आंसर लिख सकते थे। ठीक है, लेट मी नो कि आप लोगों ने इसका आंसर क्या लिखा है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 4 और 4A में ऑप्शन था हमारे पास डिफरेंस बताना इक्विटी बेस्ड और कॉन्ट्रेक्चुअल जॉइंट वेंचर में। अगेन ये भी हमारा वार्म अप सेशन का क्वेश्चन था। डायरेक्टली आपको क्या बताना है, इक्विटी बेस्ड जॉइंट वेंचर और कॉन्ट्रेक्चुअल बेस्ड जॉइंट वेंचर में डिफरेंस क्या रहेगा।
लाइफ साइकिल ऑफ स्टार्टअप, ये भी वार्म अप का क्वेश्चन है, स्टार्टअप का लाइफ साइकिल बताना है। नेक्स्ट है कॉन्ट्रैक्ट्स लाई एट द क्रक्स ऑफ रनिंग एनी बिजनेस एलोसिटेड, ये बोला गया कोई भी बिजनेस को चलाने के लिए कॉन्ट्रैक्ट्स का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है, अग्रीमेंट्स का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है, उस चीज़ को आपको एलिबरेट करके बताना है, हम कर सकते हैं ये चीज़, ठीक है। एक नोट बताओ इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड एनबीएफसी के बारे में, एंड क्या बेनिफिट्स है निधि कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने के। सबसे पहले एक्सप्लेन करो निधि कंपनी क्या है, निधि कंपनी का ऑब्जेक्ट क्या है, प्रमोटिंग द हैबिट ऑफ थ्रिफ्ट एंड सेविंग अमंग इट्स मेंबर्स, वो डिपॉजिट ले सकती है, लेंड करेगी अपने मेंबर्स को, तो ये सारे आपके बेनिफिट्स हो जाएंगे निधि कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने के। अच्छा, इसका ऑल्टरनेट क्या था, जो ऑप्शन था आपका डिग्री ऑफ कंट्रोल एंड मैनेजमेंट को एक्सप्लेन करो, चैप्टर नंबर 1 का क्वेश्चन है, जो बोलेगा सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप और कंपनी से रिलेटेड कंपैरिजन क्या है, क्या टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट है जो आपको कंसीडर करने हैं बिफोर चूजिंग अ बिजनेस लोकेशन आउटसाइड इंडिया। याद है मैंने बताया था पेस्टल ध्यान रखना, टेक्निकल एस्पेक्ट्स, सोशल एस्पेक्ट्स, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल एस्पेक्ट एक्सप्लेन करना था। नेट ओन्ड फंड कैसे कैलकुलेट किया जाएगा एनबीएफसी के लाइसेंस के लिए, वो आपको बताना था। पार्टनरशिप अग्रीमेंट और ट्रस्ट डीड में क्या डिफरेंस है, ये ना आपका रिपीटेड क्वेश्चन था, आप इजीली इसको बता सकते थे दोनों में डिफरेंस क्या है। एंड अगेन अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस आखिरकार होता क्या है, एक्सप्लेन करो और उसके 3 to 4 फीचर्स लिख कर आने हैं, ठीक है। मज़ा आ रहा है मुझे खुद को इस पेपर को सॉल्व करने में, आई विश कि आप लोगों का पेपर बहुत अच्छा गया होगा। सी अब हमारे पार्ट 2 पे अगर आप देखो तो पार्ट 2 का इतना बड़ा केस लॉ है। सो अगेन हमें क्या करना है, हमें डायरेक्टली देखना है कि ये पूछना क्या चाहता है। सो बेसिकली वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द क्वेश्चन। सो 2.5 पेज का ना आपका सिर्फ और सिर्फ ये केस लॉ था। क्वेश्चन पूछता है डिफाइन द टर्म इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क का मतलब क्या होता है, तो कॉन्स्टिट्यूशन के रिलेटेड आपको बताना है इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क का मतलब क्या। सो वेदर इट इज़ अ मेल और अ फीमेल, हम इक्वल पैसा करने देने वाले हैं अगर आप सिमिलर वर्क कर रहे हो या वर्क ऑफ अ सिमिलर नेचर कर रहे हो, ठीक है। अभी बताना है इस सिचुएशन में जो केस लॉ है, कुछ वर्कर्स जो कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयमेंट में थे उनको रेगुलर एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रहा था, कंपनी उन्हें निकाल रही थी, तो कैसे उन्हें बेनिफिट मिलने वाला है अंडर अटल बीमा व्यक्ति कल्याण योजना, उसके बारे में आपको थोड़ा सा समझाना था। प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लेबर, कब एम्प्लॉयमेंट को प्रोहिबिट किया जाएगा एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट लेबर के अंदर। एंड लास्टली बोला गया है प्रोहिबिशन ऑफ स्ट्राइक्स एंड लॉकआउट इन पब्लिक यूटिलिटी सर्विस। दिस इज व्हाट आई हैव एक्सप्लेन्ड यू इन द वार्म अप सेशन ऑल्सो, कि क्या प्रोहिबिशन है स्ट्राइक्स के लिए, लॉकआउट के लिए। अगर आप पब्लिक यूटिलिटी सर्विस में हो तो वो 4 पॉइंट्स दोनों के लिए सिमिलर से लिख कर आने थे हमें, ठीक है। नेक्स्ट है विच इज़ द लास्ट क्वेश्चन, ऑब्वियसली क्वेश्चन नंबर 6 और 6A। अच्छा, बात करो क्वेश्चन नंबर 6 की फर्स्ट पार्ट की, तो यहाँ पर बात करी गई है प्रिया की। प्रिया इज एक्सपेक्टिंग हर फर्स्ट चाइल्ड और उसे मैटरनिटी लीव लेनी है। प्रिया इज नॉट अवेयर कि उसे कितना पेमेंट मिलेगा फॉर मैटरनिटी बेनिफिट, एंड शी इज नॉट श्योर अबाउट द प्रोसीजर, कैसे क्लेम करेगी वो। तो और नेसेसरी नोटिस देना है क्या आपको, प्रिया को एडवाइस करना है राइट टू पेमेंट ऑफ मैटरनिटी बेनिफिट्स एंड ऑन द रिक्वायरमेंट फॉर नोटिस ऑफ क्लेम फॉर मैटरनिटी बेनिफिट। सिंपल सा क्वेश्चन है। बेसिकली सबसे पहले प्रिया को मैटरनिटी बेनिफिट मिलने वाला है, लॉन्ग आवर्स ऑफ स्टैंडिंग वर्क नहीं कराने हैं, टोटल 26 वीक्स का मैटरनिटी बेनिफिट मिलेगा। प्री और पोस्ट टाइम आप यहाँ पर लिख सकते हो। अच्छा, जो इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर बोली गई है, पेमेंट ऑफ मैटरनिटी बेनिफिट लिख कर आना कि आपको सेम बेनिफिट मिलेगा एज इफ आप काम कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल अगर आप 30,000 अर्न कर रहे हो, इन दैट केस मैटरनिटी बेनिफिट पे भी आपको सेम सैलरी सेम पेमेंट मिलने वाला है। एंड नोटिस ऑफ क्लेम क्या होगा, जैसे ही आपको पता चलता है यू हैव टू सबमिट द प्रूफ ऑफ योर प्रेगनेंसी और आपको एम्प्लॉयर को बताना रहेगा। ये पूरा प्रोसेस एक्सप्लेन करना है हमें। 5 मार्क का क्वेश्चन था। अच्छा, फिर ग्रेचुटी के बारे में बोला गया है, कौन से सर्कमस्टांसेस में ग्रेचुटी पे करी जाती है अंडर पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट। सो सर्कमस्टांसेस का ध्यान रखना है। सबसे पहले ग्रेचुटी कब पे करी जाएगी, अगर आपने 5 ईयर्स की कंटिन्यूस सर्विस दी है तो हम आपको ग्रेचुटी पे कर देंगे। आपको सारे सर्कमस्टांसेस यहाँ पर बताने थे, ठीक है।
अच्छा, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इट वाज अ टाइप ऑफ केस बेस्ड क्वेश्चन, जहाँ पर बोला गया है कंपनी जो है एजुकेशन दे रही है अपने स्टूडेंट्स को एंड इट इज़ फेसिंग फाइनेंशियल डिफिकल्टीज, साथ ही साथ उसने सैलरी पेमेंट्स भी डिले कर दिया अपने एम्प्लॉयज़ का, लास्ट 3 मंथ से उसने यहाँ पे सैलरी नहीं दी है। बहुत सारे एम्प्लॉयज़ ने रिज़ाइन कर दिया ड्यू टू द नॉन पेमेंट ऑफ वेजेस, जबकि कुछ रिमेनिंग बहुत ज़्यादा उनकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी में इशू आ रहा है। अफेक्टेड एम्प्लॉयज़ पहुँच गए कंपनी के मैनेजमेंट के पास, पर कोई भी डिसीजन नहीं लिया गया। कॉन्सिक्वेंटली जो एम्प्लॉयज़ थे उन्होंने लीगल एक्शन लेने का डिसाइड किया टू रिकवर द अमाउंट ड्यू टू दैम अंडर द पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट, क्योंकि पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट बोलता है जो भी काम करे उन सभी को पैसा मिलना चाहिए। सो दे हैव डिसाइडेड टू टेक अ लीगल एक्शन। क्या क्या मेजर्स एम्प्लॉयज़ को लेने हैं फॉर रिकवरी ऑफ अमाउंट ड्यू फ्रॉम द एम्प्लॉयर? तो आप नोटिस भेजने वाले हो एम्प्लॉयर को और साथ ही में अथॉरिटी को, ठीक है। फिर जो प्रॉपर अथॉरिटी होगी वो क्या हो करेगी, वो एम्प्लॉयर से यहाँ पर रिकवर करने वाली है। ये पूरा प्रोसेस आपको एक्सप्लेन करना था। नेक्स्ट सिंपली इट सेज द पावर ऑफ इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर की क्या पावर है? कॉन्ट्रैक्ट लेबर के अंदर आपको इंस्पेक्टर की वो 5 to 6 पावर्स जो हमने पढ़ी थी वो सारी पावर्स यहाँ पर एक्सप्लेन करनी है। इंस्पेक्टर क्या क्या काम यहाँ पर कर सकता है, ठीक है। ऑल्टरनेट क्या था क्वेश्चन नंबर 6 का, विच इज़ अ डायरेक्ट क्वेश्चंस। आपको इम्प्लीकेशंस बताने थे रिगार्डिंग द पनिशमेंट फॉर फॉल्स और मेलिशियस कंप्लेन अंडर द सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस। तो अगर किसी पर्सन के साथ, किसी वुमेन के साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट होता है और कोई फॉल्स कंप्लेन कर लेता है, इन दैट केस उसको क्या पनिशमेंट मिलेगी, ये भी हमारे वार्म अप सेशन का इंपॉर्टेंट टॉपिक था। अच्छा, आपको प्रोविज़न बताना है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अप्रेंटिसशिप जो है क्या वो नोवेशन हो सकता है? नोवेशन मतलब क्या होता है? आप चेंज करके नया बना सकते हो क्या, उसके बारे में बताना था। पेमेंट ऑफ मिनिमम बोनस और मैक्सिमम बोनस बनाना है। मिनिमम कितना है? 8.33% ऑफ सैलरी या फिर 100 रुपीज़ विच एवर इज हायर। मैक्सिमम बताना था आपको 20% ऑफ द सैलरी। तो इसके बारे में आपको बतानी थी बात। लास्टली आपको कुछ मैटर्स बताने हैं। स्टैंडिंग ऑर्डर्स में कौन कौन से मैटर्स इंक्लूड होंगे? वो जो ड्राफ्ट स्टैंडिंग ऑर्डर्स एम्प्लॉयर बनाने वाले, उसमें कौन कौन से मैटर्स को 100% यहाँ पर इंक्लूड करना था, ठीक है। सो आई थिंक it was a kind of easy peasy paper. I think it is in the category of moderate to easy. You can easily score exemption क्योंकि moreover it was a direct questions based। 80 to 85% आपके direct questions थे। I can hardly say कि 10 to 15% case law था। I hope आपने पूरा इस पेपर को attempt किया है। Please let me know कि आपके SBIL का पेपर कैसा हुआ है और आप इस पेपर को कैसा एक्सपेक्ट करते हो कि आपके कितने मार्क्स आ सकते हैं। आपको कैसा लगता है, आपके ओपिनियन में SBIL का पेपर कैसा था? मॉडरेट था, इजी था या डिफिकल्ट था? सो दैट इज इट फ्रॉम माय साइड। आई होप आपने पेपर बहुत अच्छा किया होगा एंड आप आने वाले पेपर भी बहुत अच्छे करने वाले हो। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। खूब अच्छे से पढ़ो। जस्ट मेक योर सेल्फ प्राउड, मेक योर पेरेंट्स प्राउड, मेक मी प्राउड। बाय बाय।